हेलो फ्रेंड्स, एक्सीलेंस क्लासेस लोहारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, अपना जो एक्सीलेंस क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल जो है, इसके ऊपर आपको मैंने बता रखा है कि पर डे एक वीडियो आपको मिलेगी। जैसे हम आज हरियाणा जीके की भी वीडियो आपको बहुत जल्द आने वाली है, अपने यूट्यूब पर आज ही आ जाएगी। इसी के साथ साथ में अपना जो टॉपिक हिंदी का चल रहा था, देखें हिंदी का जो टॉपिक चल रहा था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हरियाणा वाले जो सीईटी का एग्ज़ाम होना है उसमें भी 10 क्वेश्चन के लगभग हिंदी आनी है, ठीक है ना। तो इसलिए हिंदी पर आपको फोकस ठीक ठाक रखना है कि आसान सब्जेक्ट के ज़्यादा क्वेश्चन आपके गलत न हो जाए। और उन्हीं से संबंधित एक टॉपिक आता है अपना ये हिंदी का फर्स्ट पार्ट, जो जिसको टॉपिक बोलते हैं वर्णमाला से संबंधित। वर्णमाला से संबंधित हमने कल दो टॉपिक मैंने पहले दो पार्ट इसके पहले करवा दिए हैं। वो वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से लिंक से करके प्राप्त करके या फिर प्ले से वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आज का जो अपना टॉपिक है उस पर आ जाइए। अब देखिए, कल मैंने पढ़ाया था आपको कि व्यंजनों का उच्चारण स्थान था, ठीक है ना, वो हमने किया था। इसी के साथ साथ वर्ण कंप्लीट किए थे, जैसे स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, ठीक है ना, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, कुल व्यंजन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, वो सारा टॉपिक किया था। उन्हीं से संबंधित एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने पहले से ही लिख रखा है। टॉपिक में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको केवल बताना है ये वाला पॉइंट बताना है भाई कि हिंदी शब्दकोश, ये वाला पॉइंट विशेष ध्यान रखना आपको कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार अक्षय जो आप बोलते हैं, ये वर्ण जो है इसका वर्ण का क्रम, मतलब कि इसका जो है क्रम डिक्शनरी में अगर आप देखोगे तो किस वर्ण के बाद में आता है। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ध्यान क्या रखना है वो अब आप, जैसे मैंने ऑप्शन भी डाल रखे हैं भाई। ए ऑप्शन है आपका 6 के बाद आता है, बी ऑप्शन 3 के बाद आता है, सी ऑप्शन क के बाद आता है, या फिर डी ऑप्शन ग के बाद आता है। अब आपको बताना है, पढ़ा है उसी में से है, कल जो मैंने पढ़ाया उसी में है। जिसने ध्यान से वीडियो देखा है, समझ के साथ देखा है, तो आपका आंसर ठीक है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। जैसे अभी आप बता दीजिए भाई, सीधी सिंपल बात है। इंग्लिश में डिक्शनरी देखते हैं ना, डिक्शनरी में अपन देखते हैं, वही बात यहाँ है। ये हिंदी शब्दकोश में है ना कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट के अनुसार देखते हैं। इंग्लिश की डिक्शनरी ने तो सभी ने देखा है, परंतु आज आप हिंदी की डिक्शनरी के अनुसार बताना है भाई कि ये जो अक्षय है इसका उच्चारण स्थान क्या आएगा, वो बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क के बाद। इसका उच्चारण स्थान जो है वो किस वर्ण के बाद में आएगा, क वर्ण के बाद में आएगा। ये विशेष ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन तो यही है, आपको याद रखना है कि किसके बाद में आएगा, क। अब ध्यान देना है क्यों पूछा गया और कैसे क्या आएगा, क्योंकि देखिए कल मैंने बताया था भाई क प्लस स के संयुक्त व्यंजन में मैंने बताया था क प्लस स के योग से बनता है अक्षय। और इसी का अगर ऐसे क्रम में पूछता है, टाइप चेंज कर रखी है, मतलब वही है कि आप शब्दकोश में डिक्शनरी में आप देखोगे हिंदी के शब्दकोश में, तो अक्षय का जो स्थान है ये नहीं है कि भी क के बाद ख आएगा फिर ग का मिलेगा फिर च वाली लाइन आएगी, मतलब कि अक्षय तो लास्ट में मिलेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये ध्यान रखना आपको इसमें विशेष कि इसका किसके बाद में आना है, क प्लस स अक्षय बन जाएगा। इस तरह से आप और देख लीजिए, अगर अगला कोई और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रिपीट करता है तो त प्लस र है, ज प्लस यह है, इनका भी उच्चारण स्थान डिक्शनरी में ऐसे ही आएगा जिसके बाद में है। मतलब कि तरह का अगर उच्चारण स्थान ये शब्दकोश के अनुसार क्रम पूछता है तो तय के बाद में आएगा, ठीक है। ग का अगर पूछता है तो ज के बाद में आएगा।
ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो इन तीनों का भी याद रख लेना, स वाला भी याद रख लेना, श्र वाला, स के बाद में इसका मिलेगा, आपको ध्यान रखना है, स के बाद में इसका। तो ऐसे में शब्दकोश के अनुसार वर्णों का कौन सा वर्ण किसके बाद में आएगा, ये संयुक्त वाले आपको याद रख लेना है। इसका आंसर जो था ये आ जाएगा। अभी आप अगला प्रश्न करना है। देखिए, इसलिए मैं बोलता हूं कि पीछे की वीडियो आप देखते रहा करो, देखते रहा करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एक बार इसको अच्छे से समझ लोगे ना तो गलत होगा नहीं आपका क्वेश्चन कभी भी। देखिए, अब अगला जो पॉइंट है वो ध्यान रखना है भाई। देखिए, हमने टॉपिक पूरा कर लिया था लगभग। अब थोड़ा सा और पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कई बार ये पूछता है भाई, वर्ण से ही संबंधित है, वर्णमाला से ही संबंधित है, व्यंजन का ही पार्ट है। अब वो पार्ट कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूं। एक देखिए, आगत व्यंजन होते हैं। आगत व्यंजन वो कौन से व्यंजन होते हैं? आगत व्यंजन, ठीक है, इंपॉर्टेंट में पूछ लेता है। आगत का मतलब होता है विदेशी भाषाओं के जो शब्द है ना, मतलब कि सेंस दूसरी भाषा से जो शब्द आते हैं, विदेशी भाषाओं से आए हुए जो व्यंजन जो हैं, जो वर्ण हैं, उनको बोलते हैं आगत। ठीक है, इसी के साथ इसको ध्यान रख लेना है कि ये गृहीत व्यंजन भी हैं। ऐसे याद रख लीजिए आप, गृहीत व्यंजन। आगत व्यंजन कहें, गृहीत व्यंजन कहें, या फिर नवीन विकसित कहें, नवीन विकसित ध्वनि कहें, वर्ण कहें आप, या फिर आगत व्यंजन कहें, गृहीत व्यंजन कहें, नवीन विकसित व्यंजन कहें, वो आपको ध्यान रखना है। विशेष पॉइंट में पूछता है। जैसे देखें, आजकल ऐसे लिखा आप देखते ही हैं, ठीक है ना, ख है, जैसे यहाँ ऐसे लिखते हैं और फिर यहाँ ऐसे लगा मिलता है, ऐसे लगा मिलता है, ठीक है, ऐसे भी लगा मिलता है आपको। ये जो शब्द है, ऐसे शब्द, ठीक है ना, बहुत से शब्द हैं रूटीन में। ये जो शब्द हैं, ये ध्यान रखना आपको कि ये कौन से वर्ण है। ये आगत व्यंजन है, ठीक है ना, आगत वर्ण है, ये नवीन विकसित ध्वनियां हैं जो कि दूसरी भाषाओं से आई है, विदेशी भाषा से आई है। आगत मतलब आना, इनको नवीन विकसित भी कहते हैं। दूसरा ये पॉइंट ये ध्यान रख लेना है कि ये अरबी भाषा के शब्द हैं। ऐसे जो शब्द हैं ये कौन से हैं? अरबी भाषा, अरबी फारसी भाषा के हैं। ये अरबी फारसी भाषा के ये वर्ण है। ये ध्यान रखना आपको कि आगत जो व्यंजन है ये कौन सी भाषा के, अगर ऐसा पूछता है तो अरबी फारसी आ जाएगा। क्लियर है? नवीन विकसित व्यंजन पूछता है, इनमें से कोई ऑप्शन उठा के दे दे। क्लियर है? ये बात समझ में आ जाना चाहिए। एक दूसरा पॉइंट और याद रखना है, एक होता है अमानक वर्ण। अमानक वर्ण वाला क्या होता है ये और ध्यान रख लेना है। अमानक वो होते हैं भाई जो मानक भाषा के अनुरूप नहीं है, ठीक है ना, लेटेस्ट में वो यूज नहीं हो रहे हैं। जैसे आपने कभी ऐसा देखा होगा, ऐसा लिखा, ठीक है, ऐसे जो वर्ण है इसको वैसे झ बोलते हैं इसी को, ठीक है ना, इसका मतलब ये है। परंतु ये आजकल पहले ऐसे लिखते थे, अब ऐसे लिखते हैं, मतलब ये क्या है? ये अमानक है। ये भी ध्यान रख लेना है, एग्जाम में पूछता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ध्यान रख लेना है। अमानक वाली बात समझ में आ गई ना। उसके बाद में देखें, आपने पढ़ा था बिलय, इसका उच्चारण स्थान आपने बता दिया था, कोई बात नहीं है। परंतु आजकल इस टाइप से एक क्वेश्चन और आने लग गया है। मैं स्टार लगा रहा हूं, इसका मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, समझ में आया ना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है, ये ध्यान रखना है इसको। ठीक है, इसको पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है भाई।
ठीक है ना, इसको पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है, ये ध्यान रख लेना है, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पार्श्विक का मतलब होता है बगल से, पार्श्विक का मतलब होता है बगल से, इसका मतलब होता है बगल से। और ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक, ठीक है ना, व्यंजन कौन सा है, तो फिर आपको ये एक ऑप्शन में जरूर मिलेगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है इस टाइप से, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा है, जैसे भाई एक पॉइंट और याद रखना है इसी के साथ साथ में आपको, देखें जैसे मैं लिखता हूं कि भाई रै के बारे में कल आपने पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इसमें यह ध्यान रखना है कि इसको लुंठित व्यंजन भी बोला जाता है, लुंठित व्यंजन। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखना है, इसको लुंठित से और परकंपित, ठीक है, और यह ध्यान रख लेना है दोनों, परकंपित लुंठित व्यंजन, ऐसे याद रख लीजिए। इसको किसको बोला जाता है भाई, निम्न, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से लुंठित या फिर परकंपित व्यंजन कौन सा है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, रै ऑप्शन में जरूर मिलेगा। एक ये थोड़ा सा पॉइंट याद रख लेना है। एक पॉइंट और याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटों में है भाई, ये ध्यान रखना है आपको। एक देखिए यह और वह के बारे में याद रखना है, यह और वह। देखिए ये बात अगर आपको समझ में आ गए तो आपका टॉपिक लगभग नहीं 100% से बाहर कुछ नहीं आना है। कल वाले 2-3 वीडियो पीछे वाली और ये वाला पॉइंट आप क्लियर कर लेना है। तो क्या बताया कि इनको ये ध्यान रखना है, यह और वह को अर्धस्वर कहते हैं, अर्धस्वर। ठीक है, और इसको संघर्ष, संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। ठीक है भाई, इसको क्या कहते हैं, संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। एक ये पॉइंट याद रखना है। और दूसरा ये ध्यान रखना आपको कि अर्धस्वर या फिर संघर्षहीन व्यंजन कौन से कहलाते हैं, यह और वह को क्या कहा जाता है, संघर्षहीन या फिर अर्धस्वर या फिर संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। वो कौन से हैं वो ध्यान रखना है, यह और वह। एक पॉइंट और याद रखना है इसके साथ साथ, देखें ग है, इसका आजकल जो मानक भाषा में ग और ये के अनुसार इसका उच्चारण करने लग गए हैं भाई। इसको मतलब कहने का मतलब है इस टाइप से लिखने लग गए हैं। तो एक ये मानक में याद रख लेना आपको, नवीन में इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है कि भाई ग है, इसका निम्न में से किस तरह से प्रयोग होने लग गया है आजकल, तो ग और यह के तरह से इसको कहने का मतलब है इसको ऐसे भी लिखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे के सारे, ये ध्यान रखना है। लय को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, रै को लुंठित परकंपित। ठीक है, ऐसे याद रख लेना है। और इसको एक और याद रख लेना है आपको कि यह और वह जो है ये अर्धस्वर या फिर संघर्षहीन व्यंजन है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखें, एक मैंने पॉइंट एक और बताया था, वो और ध्यान रखना है। ये टॉपिक लगभग क्लियर हो जाना चाहिए आपका 100%। कोई क्वेश्चन इसमें से आता है गलत न हो, ये ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से समझना है इस बात को। देखें, एक था अनुस्वार और एक था अनुनासिक। एक होता है अनुस्वार, ठीक है, और एक होता है भैया आपका अनुनासिक। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, एक होता है अनुस्वार, एक होता है अनुनासिक। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए आप। अब अनुस्वार मैंने देखें ऐसे पीछे किया था आपने कि ये अंग है, ये अ है, और फिर मैंने इसमें बताया था कि भाई ये विसर्ग है पीछे वाले वीडियो में, और ये क्या है, अनुस्वार है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसकी ये जो बिंदु है ऊपर वाली, ठीक है ना, बिंदु अकेली, ये ध्यान रखना है, ये बिंदु इसकी है, तो ये क्या है, अनुस्वार है। परंतु इसको परिभाषा में पूछने लग गया है कि अनुस्वार किसे कहेंगे।
ठीक है, जैसे ऐसे कहे कि अनुस्वार किसे कहेंगे जिसमें उच्चारण करते समय किसी ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु जो है वो केवल मुख से निकलती हो, केवल नाक से निकलती हो, मुख और नाक दोनों से निकलती हो, ऐसे ऑप्शन बनाता है और फिर ये पूछ लेता है कि निम्न में से अनुस्वार कौन सा है, या फिर अनुनासिक की परिभाषा आपसे पूछ लेता है। तो ये ध्यान रखना आपको, इसमें ध्यान ये रखना है केवल नाक से निकलती है ना, ये ध्यान रख लेना, केवल नाक से। भाई शॉर्ट में लिख रहा हूं, नाक अकेले से, ये ध्यान रख लेना है, नाक से, केवल नाक से निकलती है। ठीक है, वो कौन से हैं? अनुस्वार हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, शंकर लिख दिया, ठीक है भाई, शंकर लिख दिया मैंने, हंस लिख दिया मैंने, और भी बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? अनुस्वार है, ये अनुस्वार है, ये भी अनुस्वार है। यहाँ शब्द से ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेन टारगेट क्या था कि परिभाषा में पूछने लग गया है। रीट वगैरह वगैरह में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि अनुस्वार किसे कहते हैं, तो केवल नाक से या मुख से या नाक और मुख दोनों से, तो क्या आंसर आ जाएगा? अनुस्वार किसे कहेंगे जिसमें वायु केवल नाक से निकलती है, ठीक है ना, केवल नाक अकेले से निकलती है, वो ध्यान रखना है आपको। कौन सा हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने शंकर लिखा, हंस लिखा, गंगा देख लीजिए, चाहे ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। अब बात आ जाती है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब है कि नाक के साथ साथ में वायु मुख से भी निकलेगी, ठीक है ना, मुख और नाक। अनुनासिक में क्या आ जाएगा? मुख और नाक दोनों से, मुख और नाक दोनों से वायु जिसमें निकलती है वो कौन सा कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है। ठीक है, जैसे चांद लिख दिया भाई, ठीक है, चांद, चांद शब्द लिख दिया, इसमें चंद्र बिंदु से भी याद रख लेना है भाई। इसका लोगो, इसका प्रतीक क्या होता है? ऐसे करके ऐसे तो लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये चांद से भी याद रख लेना, चांद से उदाहरण भी याद रख लेना, ठीक है। और आंख, जैसे चांद लिख दिया, आंख लिख दिया, और भी बहुत से उदाहरण ऐसे शब्द मिल जाएंगे। तो इनसे बात नहीं है, बात यहाँ ये है कि भाई अनुनासिक किसे कहेंगे जिसमें मुख और नाक दोनों में से वायु निकलती है। अनुस्वार किसे कहेंगे जिसमें केवल नाक से निकलती है। तो ये क्लियर कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है और एग्जाम में पूछता है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ परिभाषा में याद रखना है, इस पॉइंट की परिभाषा याद रखना है। ये तो छोटे छोटे पॉइंट थे वर्ण से संबंधित जो कल वाले टॉपिक में से संबंधित हैं। अब कल वाले टॉपिक से संबंधित एक पॉइंट और देखना है। देखें, ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा, कल इससे संबंधित मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। इसका टेस्ट श्रृंखला, इसके फर्स्ट जो आपका वर्णमाला का टॉपिक कंप्लीट होगा, इसकी मैं आपको टेस्ट श्रृंखला ला करके दूंगा कल के वीडियो में। तो इसलिए विशेष ध्यान रखना है इस टॉपिक को। अब देखिए बात क्या थी कि व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। व्यंजनों का वर्गीकरण जो है वो ध्यान रखना है भाई। व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, ध्यान रखना है। कितने प्रकार से? अब प्रकार में कोई दिक्कत नहीं है, दो प्रकार से किया गया। अब कौन कौन सा किया गया? देखिए, अक्सर हम 5वीं 6ठी कक्षा से ही पढ़ते आते हैं भाई। एक स्वर तंत्रिका के आधार पर दो प्रकार कौन से हो जाएंगे? नंबर 1 में आप कर सकते हैं स्वर तंत्रिका, ठीक है, स्वर तंत्रिका के आधार पर, ठीक है भाई। दूसरा है आपका श्वास मात्रा के आधार पर, श्वास मात्रा के आधार पर, स्वर तंत्रिका के आधार पर और श्वास मात्रा के आधार पर। ये वाला जो पॉइंट है इसको बहुत अच्छे से देख लेना है भाई, क्योंकि ये जो है बहुत कंफ्यूज करता है। अब क्या है, इसका हम सबसे पहले करेंगे केवल और केवल स्वर तंत्रिका के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट पॉइंट कर देते हैं। फर्स्ट कौन सा? स्वर तंत्रिका भाई। स्वर तंत्रिका के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण
या कितने प्रकार के होते हैं। स्वर तंत्रिका के आधार पर व्यंजन, ये जो वर्ण है इनका करना है आपको प्रकार बताना है। तो ये भी 2 प्रकार के हो गए भाई, ठीक है ना। कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक देखे सघोष और दूसरा अघोष। सघोष अघोष ये किस में आते हैं? ये स्वर तंत्रिका के आधार पर आते हैं। अब ये टॉपिक बहुत कंफ्यूज का बनेगा, आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको न हो, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है भाई। अब बात क्या थी कि सघोष और अघोष। एक क्वेश्चन 100A1, 1 से 2 क्वेश्चन जो है रीट हो, एचटेट हो, सीटेट हो या हरियाणा वाला जो एग्जाम होता है या ऑल इंडिया कोई भी एग्जाम होता है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आता है और लगभग गलत हो जाता है। तो आज का जो वीडियो है इसी से संबंधित विशेष पॉइंट है, आप इसको ध्यान से रखना है, ध्यान से पढ़ना है। तो क्या है इसमें? देखिए फर्स्ट यहां 2 प्रकार बताए मैंने, एक ये सघोष एक अघोष। अब बात आ जाती है भाई, यहां से कर देते हैं हम फर्स्ट पॉइंट भाई सघोष। सघोष सघोष इसको कहते हैं घोष भी, ठीक है। और घोष का जो अर्थ होता है ना वो होता है गूंज, ठीक है भाई, या फिर कंपन, ये कह सकते हैं। मतलब समझ लेना है, बात क्लियर हो जाएगी भाई। घोष कहें सघोष कहें एक ही बात है। घोष कह सकते हैं आप, सघोष कहते हैं, एक ही बात है। अघोष अलग बात है, ठीक है। तो सघोष अघोष में ध्यान रखना है कि अर्थ या गूंज या इसका मतलब होता है कंपन। कहने का मतलब ये है, अब परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय, ठीक है ना, स्वर के आधार पर किया है, स्वर तंत्रिका में कंपन मतलब गूंज या फिर कंपन जिसमें होता है, ठीक है ना, जिसमें कंपन होता है, गूंज होती है, कंपन होता है, सघोष कहलाते हैं। परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, अब इसी में समझना है इसका अर्थ और इसका मतलब। क्लियर है भाई ये बात? अब बात यह आ जाएगी आपकी कि इसको सघोष कहेंगे या फिर घोष कहेंगे। अब बात यह आ जाती है आपका, ये ध्यान रखना है भाई, जैसे ये एक वर्ग लिख दिया, एक वर्ग और लिख लूं, यहां लिख देता हूं। समझना है इस बात को भाई। आपने पढ़ा कि कोई भी वर्ग है, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, प वर्ग है, फ, ये जो वर्ग हैं पांचों आपके क च ट प, इनमें से हमने 2 वर्ग लिख लिए समझने के लिए। और सबसे पहले लिखा आपने कि भी घोष, परिभाषा तो क्लियर हो गई। अब होता क्या है, वो जो आप पढ़ते हैं ना भाई, ऐसे आप पढ़ते हैं कि सघोष या घोष वो होते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे पढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ऐसे पढ़ते हैं ना, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। और इसके साथ साथ होता है अंतस्थ व्यंजन। देखिए कल मैंने करवाया था बहुत अच्छे से टॉपिक अंतस्थ व्यंजन, फिर बता देता हूं, य, र, ल और व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है भाई। अब ये बात तो रटाफिकेशन वाली बात तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सघोष या घोष किसे कहेंगे? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। मतलब क्या है कि यहाँ मतलब ये है कि ये देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, ये है प्रत्येक वर्ग। वर्ग चाहे च वर्ग हो, प वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, आप अपनी कॉपी में कहीं ऐसा क्वेश्चन आता है फटाक से एक वर्ग लिख लीजिए, कोई भी जो आपको अच्छे से आता है, और उसका घोष में पूछता है तो तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे आपने रट भी रखा है, ये रहे भी गा याद, तो आप फटाफट यहाँ लिख दीजिए कि तीसरा, चौथा और पांचवा प्रत्येक वर्ग का, चाहे वो कौन सा भी वर्ग हो। समझ में आई भाई ये बात? चाहे वो कौन सा भी वर्ग हो, उसका तीसरा, चौथा और पांचवा, ये कौन से कहलाते हैं? तीसरा, चौथा और
पांचवा प्रत्येक वर्ग का, मैंने दो वर्ग समझाने के लिए लिखे हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा क्या कहलाते हैं, वो सारे के सारे सघोष कहलाते हैं या घोष कहलाते हैं। दूसरा ये रे ल और वह, ठीक है भाई, ये क्या कहलाते हैं, ये रे ल वह बच गए सारे के सारे, इसमें तीसरा चौथा पांचवें का कोई फंडा नहीं है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके सघोष या घोष कहलाते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई है जो है ये ध्यान रख लेना है जो है ये क्या है, घोष है या फिर सघोष है, इसी में आएगा, घोष कहें या फिर सघोष कहें एक ही बात है, ये किस में आ जाएगा, इसी में आएगा। तो विशेष ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछता है भाई, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि स है ऐसे बोलते हैं परंतु ये उनसे हट करके है, इसलिए है किस में आ जाएगा, घोष या फिर सघोष में आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। एक अब बात यहाँ क्लियर हो गई, एक बात और ध्यान रख लेना है, देखिए सभी जो स्वर हैं, एक पॉइंट और याद रख लो, सभी स्वर क्या हैं, सभी स्वर घोष हैं या सघोष हैं, घोष है या फिर सघोष एक ही बात है भाई, आप सघोष में पढ़ रहे हैं, तो ये बात याद रख लेना है भाई आपको कि सभी स्वर जो है वो क्या है, सघोष है। और इस तरह से इसकी सघोषों की कुल सघोष कुल कितने हैं, 30 हैं, ये याद रख लेना आपको भाई। सघोष जो हैं वो तीसरा चौथा पांचवा ऐसा करें और उसमें अंतस्थ व्यंजन जोड़े, उसमें है भी जोड़े और सभी स्वर जोड़े, तो कितने बन जाते हैं, 30 बन जाते हैं। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि तीसरा चौथा और पांचवा अंतस्थ व्यंजन और है वाला बात आपको विशेष ध्यान रखना है वाली बात विशेष ध्यान रखिए इसमें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में पूछ सकता है रीट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सघोष अघोष वाली बात है जो है सघोष है, और ये ध्यान रख लीजिए आप। दूसरा पॉइंट, अब बात आ जाती है भाई घोष की, ठीक है ना, अब किसकी बात आ जाती है, घोष अघोष हो गया, अघोष की बात आ जाती है। अब दूसरा जो पॉइंट बनाता है भाई, ये ध्यान रखना है, दूसरा जो पॉइंट है इसका वो कौन सा बच गया, अघोष। अ का मतलब होता है नहीं में, अघोष का क्या मतलब है, अघोष मतलब कि गूंज या कंपन नहीं है, जिसमें कंपन नहीं होती है, कंपन नहीं होती है। अभी आपने जो लिखा था भाई एक बार फिर से देख लीजिए, जो भी लिखा आपने कोई भी वर्ग कै वर्ग लिख लीजिए, चलिए ये वर्ग लिखा था, इसका आपने किया था भाई तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा कर दिया था इसका काम, जो बच गए वो लिख देना है। अब अघोष में जो बच गए, कहने का मतलब है कि अघोष किसे कहेंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, जो बच गए वही लिखना है, पहला और दूसरा जो है वो क्या कहेंगे आप इसको, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष कहलाएगा भाई, ये ध्यान रखना है, विशेष पॉइंट में आता है। उसके बाद एक पॉइंट और ध्यान रखना है, ठीक है, स ये ध्यान रख लीजिए, इसमें उष्म व्यंजन नहीं लिख सकते हम, ये ध्यान रखना, क्योंकि स सलगम वाला और स षटकोण और स स्लेट और है इसमें लिखेंगे नहीं, क्योंकि है को मैंने पहले इसको डिवाइड कर दिया कि ये सघोष है, हम कर रहे हैं अघोष में। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, ये बच गया भाई पहला और ये बच गया दूसरा, और यही है, इसमें कंपन नहीं होता, पहला और दूसरा स और है, ये कौन से कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। देखिए सघोष अघोष को आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद अगला पॉइंट कोई दिक्कत करेगा नहीं। तो ये तो थे स्वर तंत्रिका के आधार पर भी, कल मैं इससे संबंधित वीडियो लेकर के आऊंगा, इसका टॉपिक का पूरा वर्णमाला जो है, इसका जो जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं ऑब्जेक्टिव, वो मैं लेकर के आऊंगा। अब बात आ जाती है अगला वर्गीकरण क्या था भाई, समास मात्रा के आधार पर, ठीक है भाई, समास मात्रा के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। समास मात्रा के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है भाई। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण, एक होता है महाप्राण, ये दो हो गए भाई, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। ये ध्यान रखना है कि अल्प प्राण किसे कहेंगे और महाप्राण किसे कहेंगे, रटाफिकेशन इसमें करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी बात में आता है कि अल्प प्राण आप किसको कहेंगे और महाप्राण आप किसको कहेंगे। तो देखिए अल्प, फर्स्ट से कर दीजिए आप भाई, अल्प प्राण, ठीक है ना। अल्प प्राण में आपको ये ध्यान रखना है कि अल्प प्राण में आपको एक विशेष ध्यान रख लीजिए आप, अल्प प्राण और महाप्राण में अल्प का मतलब क्या होता है पहले ये देख लीजिए आप। अल्प का मतलब होता है, अल्प का मतलब होता है भाई, अल्प प्राण लिख लीजिए, ठीक है। अल्प का मतलब होता है कम, ठीक है भाई। अल्प का मतलब क्या होता है, कम, ठीक है। प्राण का मतलब होता है, अल्प का मतलब होता है कम, प्राण का मतलब होता है वायु, ठीक है भाई, वायु। अल्प प्राण और महाप्राण में देखा आपने, अल्प प्राण का परिभाषा मैं नहीं लिखवाऊंगा यहाँ, केवल आपको इसी बात से समझा देता हूं कि अल्प प्राण किसे कहेंगे। अल्प मीन्स कम, प्राण मीन्स वायु, जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है, मतलब कम समय लगता है, कम वायु निकलती है, श्वास की मात्रा कम निकलती है, अल्प प्राण कहलाता है भाई। अब बात ये आ जाती है भाई, फिर से मैं देखिए इसमें एक वर्ग लिख देता हूं, ये पहला ही वर्ग लिख दिया, कोई सा भी वर्ग लिख लो इसमें, ठीक है। अल्प प्राण में क्या कहेंगे आप कि भी ऐसे पढ़ा आपने, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। अब यहां रटाफिकेशन नहीं करना है, अल्प मीन्स कम, बोल के देख लीजिए आप, कै धीरे से बोला जाएगा, कम मात्रा में वायु निकलेगी। फिर ख पर जाएंगे, थोड़ा दबाव आएगा, ठीक है। फिर ग पर जाएंगे, ग धीरे से निकल जाएगा। फिर घ, थोड़ा सा श्वास की मात्रा ज्यादा हो रही है, और फिर अड। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि अल्प मीन्स कम, कम जिसमें आप इसको अल्प प्राण महाप्राण को एक को समझ लो कि भाई कम मतलब कम वायु निकले, तो बोल के देख लो जिसमें कम निकले। और फिर ये ट्रिक आपको ये पता ही है, पहला, तीसरा, पांचवा, दोनों लॉजिक आपको लगाना है। मेन लॉजिक यही है कि भाई आप बोल के देख लो अल्प प्राण किसे कहेंगे, जिसमें कम वायु निकलती है, अल्प मीन्स कम, ठीक है। कै धीरे से बोला गया, ख पर थोड़ा दबाव आ रहा है, तो इसका मतलब ये अल्प प्राण नहीं है। ग फिर जल्दी से निकलता है, घ फिर थोड़ा दबाव में आ रहा है। कहने का मतलब है कि जहां कम समय जोर कम लगता है वो क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं भाई। उसके बाद में ये ध्यान रखना है कि अंतस्थ जो व्यंजन है, ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन ये भी अल्प प्राण में आएंगे। अंतस्थ व्यंजन मतलब य, र, ल और वह, ये किस में आ जाएंगे, आपके अल्प प्राण में आ जाएंगे भाई। उसके बाद में ये ध्यान रखना है भाई, सभी स्वर, सभी स्वर क्या है, सभी स्वर अल्प प्राण है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है। सभी स्वर क्या है, अल्प प्राण है, ये वाली पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है भाई। सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन जिसमें कम टाइम लगता है वो सारा वर्ग का, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है। यहाँ कंडीशन ये याद रख लो बस, आप कम सा टाइम लगे, जहां दबाव आए वो अल्प प्राण नहीं है। अब बात आ जाती है अगला पॉइंट, देखिए अल्प प्राण के बाद में बात आती है आपकी महाप्राण की। देखिए क्लियर करवा देंगे, कल इसका ऑब्जेक्टिव जो होगा उसमें मैं फिर से आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पार्ट बनाता है भाई महाप्राण, ठीक है भाई। महाप्राण, महाप्राण में क्या होता है, महा का मतलब होता है अधिक, ठीक है, महा का मतलब अधिक या फिर ज्यादा, प्राण का मतलब वायु। कहने का मतलब ये है कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय श्वास मात्रा अधिक मात्रा में निकलती है वो कौन से कहलाते हैं भाई, वो कहलाते हैं कौन से, महाप्राण, ठीक है भाई। अब आपने जो लिखा था पहला, तीसरा, पांचवा वो छोड़ो, आप जो बच गए वो देख लो, ये बच गया और ये बच गया, ये कौन सा है, दूसरा और चौथा है। तो कहने का मतलब ये है कि महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, रटाफिकेशन नहीं करना, समझना है। महा मतलब ज्यादा, कै ख के ऊपर दबाव आया, फिर ग धीरे से बोला गया, घ के ऊपर दबाव आया। ऐसे आप एग्जाम देने में बैठे पहले ही लिख लो कि अल्प प्राण महाप्राण का फंडा, वो अपने आप आ जाएगा फिर निकल के।
ठीक है, तो यहाँ से अलप प्राण महाप्राण का आंसर आपका गलत नहीं होगा भाई, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। अंतस्थ व्यंजन वहां कर दिए थे, यहाँ क्या बच गया, ऊष्म व्यंजन, सारे के सारे ऊष्म व्यंजन और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ये सारे के सारे। और ये ऊष्म व्यंजन होते कौन से हैं, देख लीजिए इसमें स और है, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे किसमें, आपके महाप्राण में आ जाएंगे भाई। ये वर्ण से संबंधित टॉपिक था जो आज आपका कंप्लीट हो चुका है। वर्ण स्वर से लेकर के व्यंजन तक का पूरा टॉपिक क्लियर है। कल मैं इसी से संबंधित लेकर के आऊंगा आपके सामने, इन सारों का सारा रिवीजन होगा और टेस्ट के माध्यम से होगा। तो कल का वीडियो भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आज के अपना जो टॉपिक था इसमें इतना ही करना है और ये टॉपिक कंप्लीट भी हो गया है। कल इसके मैं सीरीज लेके आऊंगा, इसका जो टेस्ट लेके आऊंगा वो सोल्व करेंगे यहीं पर आपके सामने। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, बहुत अच्छे से समझना। इसके जो 2 वीडियो और हैं इसके पीछे की, वो भी आप एक बार रिवाइज कर लेना कि ताकि आपका अच्छे से समझ में आ जाए और कल जो अपना जो टेस्ट होगा उसमें कोई किसी प्रकार के गलती न हो। तो आज के लिए इतना ही कीजिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत।